किसी ने सच ही कहा कि मुश्किल घड़ी कई नए इरादों को जन्म देती है, लेकिन मुश्किल दौर सिर्फ योद्धाओं को जन्म देता है। और यदि जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं, लेकिन योद्धा वही है जो निश्चित हार में भी पूर्ण विजय का संचार कर दे। प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सबका आपका अपना प्यारा सा और खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल आज़ाद परिंदे में। आप सबका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो यदि आप झारखंड से हो और इस बार 10वीं बोर्ड का एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आप वही हो जो इस बार के एग्ज़ाम में कमाल करेंगे, धमाल करेंगे और एग्जामिनेशन हॉल में अपना परचम लहराएंगे, क्योंकि मैं आपको न्यू सिलेबस के जो मॉडल प्रश्न है कराऊंगा। तो आइए, जैक बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस विज्ञान साइंस का सेट 1 में आपको कराऊंगा। तो इसमें जो फुल मार्क्स आपको इस बार प्राप्त होंगे, ये 80 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाने हैं इस बार के एग्ज़ाम में नए सिलेबस के अनुसार। आगे बढ़ने से पहले पैटर्न पे थोड़ा ध्यान दें कि कितने प्रश्न और कितने अंक के होंगे इस बार। तो प्रश्न अंक मैं यहाँ लिख दिया हूँ। तो प्रश्न जो होंगे 30 प्रश्न आपके 1 अंक का प्राप्त होंगे, अर्थात इसमें आपको 30 अंक प्राप्त होगी। 10 प्रश्न आपके 2 अंक के, 10 गुना 2 बराबर 20। तो इक्के और दुक्के के साथ आपका हाफ सेंचुरी इसमें पार होने वाले हैं। कमाल के एग्ज़ाम होंगे आपका इस बार। 5 प्रश्न जो है आपके ये 4 अंक के पूछे जाने हैं, अर्थात इसमें 20 अंक प्राप्त होंगे। और 5 प्रश्न आपके 5 अंक के पूछे जाने, इसमें आपको कुल 25 अंक प्राप्त होंगे। तो ये पैटर्न आपके लिए। ग्रुप ए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ग्रुप ए में भौतिकी एवं रसायन शास्त्र का सारा मॉडल प्रश्न हल किया जाएगा। हम आपको बता दें कि हमारे आने वाले वीडियो ग्रुप बी, जिसमें हम आपको बायोलॉजी के सारा मॉडल प्रश्न हल कराएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे प्रार्थना है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके लिए इस प्रकार से है, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में। तो इसका आंसर होंगे सीधी रेखा में। हमें पता है कि जो प्रकाश किरण है यह सीधी रेखा पर गमन करती है। सिंपल सा प्रश्न था। अगला प्रश्न, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो ये और भी बहुत आसान प्रश्न है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की होती है। नेक्स्ट प्रश्न, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी। हम आपको बता दें कि जो हमारे मानव नेत्र है इसमें आप 25 सेंटीमीटर की नज़दीक दूरी को आसानी से देख सकते हैं। तो इसका जो आंसर है ये 25 सेंटीमीटर होंगे। धारा मापने वाले यंत्र को कहते हैं एमीटर, वोल्ट मीटर, थर्मामीटर, मनोमीटर। जी हाँ, एमीटर। एमीटर एक ऐसे यंत्र है जिसकी सहायता से धारा को मापा जा सकता है। अगला प्रश्न, V/I का अनुपात कहलाता है। तो ये प्रतिरोध होंगे। हम आपको बता दें कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम के अनुसार हमें ये पता है कि V बराबर IR। तो यहाँ पे हमें V/I का मान ज्ञात करनी है। तो V/I इज इक्वल टू क्या हो सकते हैं, R। तो R दैट मीन्स प्रतिरोध। तो सही आंसर होंगे आपका प्रतिरोध। अगला प्रश्न देख लें, Fe2O3 यानी कि आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम रिएक्ट कर जाते हैं आपस में और बनता है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस Fe। दी गई रासायनिक किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एल्यूमिनियम जो है आयरन ऑक्साइड से आयरन को अलग कर देते हैं। तो इसका आंसर होंगे विस्थापन, क्योंकि एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड से आयरन को, लोहा को विस्थापित करते हैं। तो सही आंसर विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो जी हाँ, सिरका में पाए जाते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं एथेनोइक अम्ल, CH3COOH इसका ये सूत्र होता है। अगला प्रश्न आपके लिए, साधारण नमक का सूत्र, एकदम साधारण सा क्वेश्चन, NaCl साधारण नमक। अगला प्रश्न देखने जाए तो किसी विलेन का pH मान 5 है, क्या होगा। अम्ल होंगे
क्योंकि हमें पता है कि जो पीएच का रेंज होता है 0 से 7 तक, ये अम्ल यानी एसिड होता है। जो 5 होंगे 0 और 7 के बीच में ही होंगे। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार से, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? विरंजक चूर्ण, धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होंगे विरंजक चूर्ण। इन्हें दूसरे नाम से भी जाना जाता है, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अक्सर दूषित पानी में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, खाली स्थानों को भरे। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर है, उसकी फोकस दूरी यानी एफ बराबर हमें निकालना है। तो एफ बराबर होंगे वक्रता त्रिज्या बट्टे 2, क्योंकि वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की दोगुनी होते हैं। अगला प्रश्न, आवेश का एसआई मात्रक। जी हाँ, कूलम। तो यहाँ पे मैं रेड पेन का यूज करना चाहूँगा। कूलम आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, इसे सी से सूचित किया जाता है। पांचवा प्रश्न, एल्केन का सामान्य सूत्र। तो एल्केन के सामान्य सूत्र होते हैं CnH2n+2, जहाँ n इज इक्वल टू हम कह सकते हैं 1 2 3 4, n नंबर ऑफ कार्बन्स को गिने जाते हैं। अगला प्रश्न हमारे लिए यहाँ पर छठा प्रश्न, अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया को क्या कहते हैं? जी हाँ, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल और क्षारक के बीच जो अभिक्रिया होती है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल बनता है। हम आपको बता दें कि इनमें एक दूसरे के जो प्रभाव होते हैं को नष्ट कर देते हैं। हमारे अगले प्रश्न कुछ इस प्रकार से, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। तो प्रकाश परावर्तन के नियम को समझने के लिए सबसे पहले एक डायग्राम की रचना करते हैं। डायग्राम इस प्रकार से है, ये एक परावर्तक सतह है जिसकी एक भाग पेंट किया यानी कि रजतित होता है। यह आपके आपतित किरण और यह परावर्तित किरण। आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ते हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं, और इस आपतन बिंदु पर एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है जिसे अभिलंब के नाम से जाना जाता है, जो डॉटेड लाइन में हमने आपको दर्शाएं। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण है इसे आपतन कोण आई से सूचित करते हैं, और अभिलंब और परावर्तन के बीच का कोण को कहते हैं परावर्तन कोण, जिसे आर से सूचित करते हैं। अब पहला नियम इस प्रकार से है कि आपका आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है ये सभी एक ही समतल पे है। ये अभिलंब आप देख सकते हैं, जिसको हमने डॉटेड लाइन की मदद से दर्शाए हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल पे होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब, अभिलंब सभी एक ही सतह पर होती है, सतह पर होती है। तो ये पहला नियम होता है। अब दूसरा नियम होते हैं कि जो आपतन कोण है और परावर्तन कोण ये आपस में बराबर होते हैं। एंगल आई बराबर एंगल आर। आपतन कोण बराबर आपका परावर्तन कोण। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल आई बराबर एंगल आर। तो ये हुआ प्रकाश परावर्तन के नियम, ये बहुत ही आसान है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, अवतल दर्पण के किन्हीं दो उपयोग लिखें। तो अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग, तो हम आपको दो नहीं बल्कि अनेक सारे उपयोग के बारे में बताएंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम में किसी प्रकार का कोई आपको परेशानी ना हो। दो यदि भूल भी सकते हैं तो और ज़्यादा से आप याद रख सकते हो। तो अवतल दर्पण का उपयोग बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर उपयोग किया जाता है, जैसे चेहरा देखने या हजामती, हजामती के
लिए। तो चेहरा देखने आमतौर पर आपके जो घरेलू मिरर होते हैं ये अवतल दर्पण के बने होते हैं, और जो ब्यूटी पार्लर सैलून वगैरह होते हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है। दूसरा उपयोग टॉर्च, वाहनों के हेड लाइटों के रूप में, जो वाहन होते हैं उसकी जो लाइट बने होते हैं हेडलाइट, ये अवतल दर्पण का बने होते हैं। अगला उपयोग देखने जाए तो इस प्रकार से है, रोगियों के नाक, कान, दांत आदि के जांच के लिए। तो डॉक्टर लोग जो होते हैं ये रोगियों के नाक, कान, दांत आदि की जांच करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सौर भट्टियों में भी इस दर्पण का उपयोग किया जाता है, सौर भट्टियों में भी। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से है, 3 चालक जिनके प्रतिरोध 2 ओहम, 4 ओहम तथा 6 ओहम है को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, इनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो दिया है, पहले हम देखते हैं कि जो हमारे 3 प्रतिरोध है इसको हम मान लेते हैं R1 इक्वल टू 2 ओहम और R2 इज इक्वल टू 4 ओहम तथा हम R3 को 6 ओहम मानते हैं। तो इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो हमें श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला होता है, रेजिस्टेंस को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनकी जो फॉर्मूला होते हैं उस पर ये जो न्यूमेरिकल है आपके बनेंगे। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो इनका फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू, R बराबर 2 प्लस 4 प्लस 6, R बराबर 2, 4, 6 और 6 12। तो कुल मिला के जो इसका समतुल्य प्रतिरोध होंगे ये 12 ओम। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। अगला प्रश्न, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सोडियम एक अधिक अभिक्रियाशील धातु है। जब इन्हें खुले में छोड़ दिया जाता है तो ये वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर आग पकड़ लेता है। अतः इन्हें आग लगने से बचाने के लिए केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। यहाँ पे डुबो कर रखा जाता है। होता यूं कि जो सोडियम है ये बहुत तेज अभिक्रियाशील है। जब ये वायु के संपर्क में आते हैं तो आग पकड़ लेते हैं। बस इन्हीं आग से बचाने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। अगले प्रश्न कुछ इस प्रकार से, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न ए में हम देखते हैं N2 प्लस H2 आपस में रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं NH3। तो N की इधर 2 परमाणु, इधर 1, तो कोफिशिएंट के रूप में हम यहाँ पे 2 लगा देंगे तो आपका N बैलेंस हो जाएगा। अब हाइड्रोजन इधर 2 और उधर 2 तिया 6, तो 3 लगाने से हाइड्रोजन भी कोफिशिएंट के रूप में ये बैलेंस हो जाते हैं। 3 नंबर का प्रश्न इस प्रकार से, Fe प्लस H2O रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं Fe3O4 प्लस H2। तो उसी प्रकार से इसको भी बैलेंस करनी है। तो लोहा की जो परमाणु है राइट हैंड साइड में 3 है तो कोफिशिएंट में 3 लगाएंगे, और
यहाँ पे H2O के आगे यदि हम 4 लगाते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर सभी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में बैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक धातु का नाम अथवा संकेत लिखें जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसका आंसर होंगे पारा। पारा एक ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। संकेत यदि लिखना चाहे तो Hg, इसे मरकरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, एक ऐसी अधातु का नाम अथवा संकेत लिखे जो विद्युत का सुचालक होता है। तो ग्रेफाइट निश्चित तौर पे इसके आंसर होंगे जो कि विद्युत का सुचालक होते हैं। निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके क्या कारण है, इसका संशोधन किस प्रकार संभव है। तो निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका परिभाषा लिखेंगे। वैसे प्रकार के दृष्टि दोष जिसमें निकट रखें वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सकते हैं, परंतु दूर रखें वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, उसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। देखते हैं निकट दृष्टि दोष के कारण। तो निकट दृष्टि दोष होने के कारण पहला नंबर, नेत्र गोलोक का लंबा हो जाना। पहली कारण यह है कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। दूसरी कारण, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। तो ये प्रमुख कारण है निकट दृष्टि दोष होने का। देखते हैं निकट दृष्टि दोष को किस प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष को इसके संशोधन हेतु उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस की चश्मा से किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस की चश्मा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर उपचयन एवं अपचयन की व्याख्या कीजिए। तो उपचयन, इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक के साथ, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक, साथ ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसकी उदाहरण की जहाँ तक बात की जाए तो पहला उदाहरण आप देख सकते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, क्योंकि कार्बन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन मिल गया, तो ये एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दूसरा उदाहरण, Cu प्लस O2, कॉपर के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं और CuO कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन का योग हुआ।
तीसरा उदाहरण यहाँ पे आप देख सकते हो, सल्फर प्लस ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी ऑक्सीजन का योग हुआ। अपचयन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के साथ हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का ह्रास होता है, अर्थात ये बिल्कुल अपोजिट है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बिल्कुल अपोजिट है। उसमें आपका ऑक्सीजन का योग होता था, इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होंगे अभिकारक के पक्ष में। तो उदाहरण देख लें, CuO प्लस H2, तो यहाँ पे कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन है ये खो चुके हैं, मतलब ह्रास हो चुके हैं। अगला उदाहरण H2 प्लस O2, यहाँ पे H2O, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन का योग हुआ, अतः हम कहेंगे कि ये एक अपचयन अभिक्रिया है। H2 प्लस Cl2 HCl, तो ये भी एक प्रकार के अवकरण यानी कि अपचयन अभिक्रिया, क्योंकि हाइड्रोजन का योग हुआ। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित का रासायनिक सूत्र लिखें। बेहद आसान सा प्रश्न, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है NaOH। बी नंबर कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र CaO। हाइड्रोजन क्लोराइड सी नंबर में देख लें तो यानी कि HCl, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। डी नंबर कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट। हमारे अगले प्रश्न कुछ इस प्रकार से, दर्पण सूत्र व आवर्धन का सूत्र लिखें। कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बीम किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। आइए इस न्यूमेरिकल को बारीकी से समझने के लिए हम एक अवतल दर्पण की रफली रचना करते हैं। तो ये अवतल दर्पण, ये इसकी प्रधान अक्ष और ये पॉइंट जो है ये ध्रुव P और यहाँ इसकी मुख्य फोकस। हमने माना कि ये एक बीम है, वस्तु है और इसकी साइज जो है 4 सेंटीमीटर है। तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन के अनुसार ये पॉजिटिव में आना चाहिए। इसे H बराबर 4 सेंटीमीटर और ये जो स्मॉल f फोकस दूरी साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये नेगेटिव होना चाहिए। जो f है आपकी फोकस, ये कितने हैं 15 सेंटीमीटर, अर्थात ये ऋणात्मक में होंगे क्योंकि साइन कन्वेंशन यही बताता है हमें। अब देखने वाली बात, जो वस्तु की दूरी है यानी बीम की जो दूरी है जिसे हम U से डिनोट करते हैं, ये भी नेगेटिव में होना चाहिए, अर्थात U बराबर आपका -25 सेंटीमीटर। अब जो चीज़ यहाँ पे दिया गया है इसको हम लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी से न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में मदद मिले। तो बीम की जो साइज है जिसे H से सूचित करते हैं, ये कितना है आपका 4 सेंटीमीटर, पॉजिटिव में होना चाहिए। देखिए, और फोकस दूरी F स्मॉल f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर और बीम दूरी यानी वस्तु दूरी जिसे U से सूचित करते हैं, ये -25 सेंटीमीटर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। अब हमें जो निकलने की बात है, प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात V, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर प्रतिबिंब बनेंगे, व्हाट, प्रकृति भी याद करनी है, प्रकृति इज इक्वल टू व्हाट, एंड इनकी जो साइज है जिसे हम H डैश से सूचित करते हैं, ये H डैश भी हमें ज्ञात करने हैं। तो अब चूंकि ये अवतल दर्पण है तो दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे। दर्पण सूत्र से हमें मालूम है, दर्पण सूत्र 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। तो हमें ज्ञात करनी है पहले क्या, V को, तो यहाँ पे हम 1/V प्लस 1/U के बदले में -25 लिख सकते हैं और फोकस जो दिया है, फोकस दूरी, ये -15 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर 1/V प्लस माइनस जा माइनस 1/25 बराबर -1/15। 1/V इज इक्वल टू, अब 25 को उस पार ले जाते हैं तो प्लस पॉजिटिव में हो जाएंगे, -1/15। 1/V इज इक्वल टू 25 15 का एलसीएम 75। अब 3 - 5
तो v बराबर 1/v इज इक्वल टू, मैं इस साइड में लिख लेता हूँ, 1/v इज इक्वल टू -2/75। तो v बराबर होंगे आपका -75/2, अर्थात v बराबर -35.5। ये आपका प्रतिबिंब की स्थिति। ये ऋणात्मक चिन्ह से हमें ये पता चलता है कि जो प्रतिबिंब की स्थिति है ये दर्पण की बाईं ओर बनेंगे, क्योंकि साइन कन्वेंशन हमें यही बताते हैं। तो हमारा जो प्रतिबिंब की स्थिति है ये हमने प्राप्त की है। अब हमारे जो नेक्स्ट टारगेट है ये प्रतिबिंब की साइज ज्ञात करनी है। तो आवर्धन सूत्र m बराबर होते हैं -v/u। हम इसे h' के रूप में भी लिख सकते हैं। तो अब -v, जो v आपका दिया हुआ है अभी जो हमने निकाले 75/2 माइनस में होंगे, और -25 और h' इसमें आपका 4 हुआ। 75/2 इंटू 1/25 और h' यहाँ पे कट गया 25 3 75 और 3/2। यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हुआ कि माइनस जो है ये माइनस में था 75/2। अब h' इज इक्वल टू 3 4 12 और 2/2। इसमें कैलकुलेशन करने से हमें h' बराबर होती है -6 सेंटीमीटर। तो ये हुई प्रतिबिंब की साइज। तो माइनस चिन्ह हमें ये बताएंगे कि जो प्रतिबिंब होंगे ये नीचे तरफ यानी कि उल्टा बनेंगे। अब स्थिति नेगेटिव में आया, अर्थात ये दर्पण के बाईं ओर, दर्पण के बाईं ओर 35.5 सेंटीमीटर की दूरी पर। प्रकृति चूंकि ऋणात्मक चिन्ह है, प्रकृति आपकी वास्तविक, जब भी ऋणात्मक चिन्ह आते हैं तो वास्तविक रियल इमेज बनेंगे और उल्टा बनेंगे। तो वास्तविक और उल्टा। आकार साइज जो होंगे प्रतिबिंब की ये होंगी आपके 6 सेंटीमीटर नीचे की ओर। किधर होंगे? उल्टा होंगे, मतलब नीचे की ओर। तो इस प्रकार से ये जो न्यूमेरिकल है हमने आसानी से सॉल्व किए। शुरुआत में हमें दर्पण सूत्र और आवर्धन सूत्र लिखने के लिए कहा गया था, जो कि हमने इस न्यूमेरिकल में ही इसका यूज किया। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, आवर्धन सूत्र और दर्पण सूत्र दोनों देख सकते हैं।